आज के शो। रूस से तेल की खरीदारी, मिफ्ता इस्माइल के इंटरव्यू से उठते कड़े सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हका हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इमरान खान साहब की हुकूमत जो ही जा रही थी, जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सामने आया था, उसके बाद हमने इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से ये सुनना शुरू कर दिया कि इमरान खान हुकूमत को एक अमरीकी साजिश के तहत हटाया जा रहा है। एक खत का तस्करा वो करना कर दिया उन्होंने, और उसके साथ साथ अपनी थ्योरी में उन्होंने उसमें मजीद वजन डालने के लिए ये बात भी की कि इमरान खान हुकूमत रूस के साथ एक मुआहिदा ऐसा करने जा रही थी या कर चुकी थी। तासुर ऐसा दिया गया जिसके तहत पाकिस्तान रूस से तकरीबन 30 या 35% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल खरीद सकेगा। इमरान खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में बार बार इस बात को दोहराया। उन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करता है और इंडिया जो है वहां की आवाम को फायदा पहुंच रहा है क्योंकि इंडिया सस्ता तेल रूस रहा है। रूस मॉस्को जिसके ऊपर प्रेशर है इस वक्त आलमी सतह के ऊपर यूक्रेन की वॉर के बाद, अब मजबूर है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल बेचे। बहुत से ममालिक इस डिस्काउंटेड तेल का फायदा उठा रहे हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत अब तक तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल तेल 24 फरवरी से जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल रूस से खरीद चुका है। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, भारत अपना तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। इस पर मजीद आएंगे कि भारत ये तेल किस तरह खरीद रहा है और किस तरीके से इस तेल का इस्तेमाल हो रहा है, या किस तरह ये डोमेस्टिक सेल्स में जा रहा है या फिर इस तेल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो नैरेटिव बनाते रहे, पहले आपको वो सुनवाते हैं। इमरान खान साहब जिस तरह मैंने कहा कि बार बार आए, उन्होंने अपनी वजारत आखिरी दौर में आके कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इंडिया किस तरह रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने क्या जिक्र किया अपनी तकरीरों में, इमरान खान साहब की ज़बानी। पहले आपको उनके आखिरी के कुछ दिनों के बयान सुनाते हैं वज़ारत उज़्मा के तौर पर। बहुत से अहम सवाल आते हैं। भारत जिसने 62 मिलियन बैरल तेल अब तक रूस से खरीदा है, भारत की टोटल जो ऑयल कंजम्पशन पर डे है, अगर आप उसको ऑयल एंड गैस की वेबसाइट्स पर या मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पर जाके देख सकें तो वो तकरीबन 5 मिलियन बैरल पर डे है। उस लिहाज से भारत जो कि रूस से इससे कबल तकरीबन 5% तेल खरीदता था, वो तेल का कंजम्पशन यानी तेल की खरीदारी उसने बढ़ाकर 10% कर दी। 5% से वो रेट बढ़कर 10% पर हो गया। इस हिसाब से भारत का 10% तेल अब रूस से आ रहा है और ये तमाम 24 फरवरी यानी यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू होने के बाद या सैंक्शन के खौफ के बाद ये हुआ और तकरीबन 30 से 35% डिस्काउंट के ऊपर भारत को ये तेल बेचा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में जो ऑयल की कंजप्शन है वो 500 बैरल पर डे है, 500,000 बैरल पर डे है। अगर इस वक्त हम देखें तो रूस से हम 0% तेल खरीदते हैं। अगर भारत की तरह कोई यहाँ मिरेकल हो जाए और हम भी 10% तेल खरीदना शुरू कर दें तो ये बनता है तकरीबन 50,000 बैरल पर डे, और अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 18 बैरल पर ईयर बनता है। अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $1.5 अरब बनता है, और अगर इस पर डिस्काउंट अप्लाई करें 30% का तो ये अमाउंट तकरीबन $600 मिलियन बनती है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान का ऑयल बिल देखें जो कि $20 अरब है, अगर इसमें से $600 मिलियन निकाल देते हैं तो तकरीबन 2.5% का इंपैक्ट सालाना बनता है। ये 2.5% का इंपैक्ट भी बुरा नहीं है, होना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब सच कह रहे हैं या बार बार इस नैरेटिव को जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये फैक्ट्स पर की बुनियाद पर है ही नहीं। यही नहीं, इमरान खान साहब के दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी बार बार आके कहते रहे कि हमने तकरीबन मुआहिदा कर लिया था, हम मुआहिदा कर चुके थे, अमरीकी साजिश हुई, हुकूमत खत्म हो गई। फवाद चौधरी साहब साबिक वजीर इत्तलात क्या कहते रहे ये भी आपको जरा सुनाते हैं। परसों हिंदुस्तान आपने देखा कि अपने लिंकेजेस से फ़ायदा उठाते हुए जो रूस से उन्होंने तेल लिया, उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान जैसे मुल्क ने जहाँ के तेल की डीज़ल की कंजम्पशन हमसे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कीमतें उन्होंने कम कर दी क्योंकि उन्होंने डील कर ली रूस के साथ। और एग्जैक्टली यही डील जो हमें ऑफ़र हो रही थी हमें नहीं करने दी गई और उसके बदले में हमारी हुकूमत ही को फारिग कर दिया गया। अगर आप इस कदर बेबस हैं, अगर आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी इस कदर बेबस है तो आप फिर आज़ादी तो इसको नहीं कहेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, आज़ादी तो नहीं हो सकती। एक बार फिर कहा गया कि हुकूमत इस वजह से ख़त्म हो गई क्योंकि हम डील करने वाले थे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से आज जो मेरी उनके ज़राए से बात हुई और हमारी कोशिश थी कि ऑफिशियली आकर भी वो मौक़िफ़ दे सकें, उनके अप्रूवल्स और उनके जो लीगल प्रोसेस होते हैं, जो सरकारी अफसरान हैं कि वो आके बात कर सकें,
वो फॉलो करने के बाद हम कोशिश जरूर करेंगे कि उनको हम इस हफ्ते में ले सके प्रोग्राम में, आपको ऑफिशियली भी उनका मौक़िफ़ सुना सकें। उनके मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। हाँ, 30 मार्च को एक खत लिखा गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से लिखा गया था। वो खत जो कि सोशल मीडिया पे हमाद अज़हर साहब फ्लोट कर चुके हैं, उस खत में ये जरूर जिक्र है कि तेल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। 30 मार्च को लिखे गए खत में 2 रशियन कार्गोज LNG का तस्करा था, जो ईच कंटेनिंग 140,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ LNG। इसके अलावा इन दैट लेटर देयर वाज नो मेंशन, यानी कोई इस पर तस्करा नहीं था, ऑफ एनी ऑफर बाय रशिया एक्सेप्ट सीकिंग डायलॉग ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्ट ऑफ फ्यूल एंड LNG एट कंसेशनल रेट। यानी इस इंटरेस्ट का इजहार किया गया था कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रूस के साथ LNG के हवाले से, फ्यूल के हवाले से, और इसका कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। क्या इमरान खान साहब का ये बयानिया भी, जिस तरह और उन्होंने बयानिया बनाया, अमरीकी साजिश का बयानिया और दीगर बयानिया बनाए हैं, ये बयाना भी असल में सियासती है और फैक्ट से बिल्कुल हटकर है, बेबुनियाद है हम कह सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर माहिर मईशत हैं। फ़ारूक सलीम साहब, ये रूस से तेल की खरीदारी का आखिरकार है क्या? और बार बार इमरान खान साहब जब से तेल की कीमतें बढ़ी हैं और ज़्यादा इस पर जोर डाल रहे हैं कि हम भारत की तरह सस्ता तेल खरीद सकते थे। क्या भारत सस्ता तेल खरीद रूस से और आवाम को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है, पहली बात। और क्या पाकिस्तान के पास ये ऑफर थी जो पाकिस्तान ने कबूल नहीं की? क्या ये सच है जो इमरान खान साहब बोलते हैं? फ़ारूक सलीम साहब, देखिए, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं और मामला जो आप डिस्कस कर रहे हैं सैफान साहब, वो रियली काफ़ी पेचीदा मामला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में 4 या 5 किस्म के बड़े मेजर, जिनको खाम तेल कहते हैं, मतलब वो एक ब्रेंट क्रूड कहलाता है, एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है जो अमेरिका से आता है, एक अरब लाइट कहलाता है जिसको पाकिस्तान ज्यादातर पिछले 70 सालों से इस्तेमाल कर रहा है, और एक ये यूरल्स कहलाता है जो रूसी तेल जिसको हम कहते हैं, वो रूस से खाम तेल जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अब जो रूस का तेल है उसका जो सल्फर कंटेंट, यानी कि उसके अंदर जो सल्फर के जराए हैं, वो कोई 1.8% तक पहुंच जाते हैं, और उसके लिए आपको रिफाइनरीज भी ऐसी चाहिए जो उसको आगे रिफाइन करके और उनका पेट्रोल और डीजल जो है वो बना सकें। अब क्योंकि पिछले 70 साल से हमारे पास, आप देखिए कि 5 मेजर रिफाइनरीज हैं, 3 छोटी हैं, उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो हाई सल्फर तेल होता है उसको रिफाइन कर सके। तो अगर हम रूस से तेल ले भी आए तो सवाल ये पैदा होता है कि उसको हम कहाँ लेके जाएंगे ताकि उससे पेट्रोल और डीजल जो है वो बनाया जा सके। अच्छा फ़ारूक साहब, मैंने अभी बात की थी पेट्रोलियम डिवीजन में इस प्रोग्राम से कबल मौक़िफ़ लेने के लिए, हमारी कोशिश थी कि वो आकर ऑन एयर ही बताएं, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि हम ये भी सीख कर रही थी, जो हुकूमत ने लिखा था कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लिए जाएं। और दूसरा, जब मैंने पूछा कि रिफाइनरीज के हवाले से कैपेसिटी है यानी इसको रिफाइन करने की, तो उन्होंने कहा अगर स्लाइट अपग्रेडेशन हो जाती तो रिफाइन कर सकते थे। तो पहले तो ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे, तो उसके लिए फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको रिफाइन करने की शायद। फ़ारूक सलीम साहब, देखिए, अब आप इंडिया की बात कर रहे थे जी। इंडिया 120 अरब डॉलर का तेल खरीदता है सालाना, और उसमें से रूसी तेल जो उसके पास आया है वो सिर्फ 3 अरब डॉलर का है। यानी कि आप सोचिए कि 2-3% ऑफ टोटल उसकी जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो उसने रूसी तेल से खरीदी है। और उसकी वजह सैफान साहब ये है कि एक बहुत बड़ी रूस की तेल की कंपनी है रोजनेफ्ट के नाम से, उसने इंडिया में अपनी रिफाइनरी लगा रखी है, और वो रिफाइनरी इसी पर्पस के लिए बनाई थी कि रूस से तेल आएगा और उस रिफाइनरी के अंदर जो है उसको रिफाइन किया जाएगा। अब जो इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट करने वाली कंपनी है वो कहलाती है इंडिया ऑयल कंपनी। उसका अगर आप लेटेस्ट टेंडर देखें तो उसमें ख़ास तौर पे ये लिखा गया है कि रूसी तेल जो है वो इस टेंडर में शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये सोचना कि सिर्फ 2 या 3 बिलियन डॉलर का जो तेल इंडिया ने इंपोर्ट किया है उसके नतीजे में इंडिया के अंदर तेल की कीमतें कम की जा सकती हैं, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। वहाँ पे कीमतें क्यों कम की गई? क्योंकि इंडिया की हुकूमत ने जो तेल के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी, उस फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, और उसके नतीजे में इंडिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं। उसका रूसी तेल इंपोर्ट करने से कतन कोई ताल्लुक नहीं है।
अब आपने रिफाइंड तेल इंपोर्ट करने की बात की, देखिए बहुत सारे मामलात हमें सामने रखना पड़ते हैं। इंडिया के इस वक्त जो ज़खायर हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो तकरीबन 600 और 50 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। वो जिससे चाहे जो चाहे खरीद सकता है। हमारे पास स्टेट बैंक के पास इस वक्त कोई 10 अरब ज़खायर हैं, और वो भी ज़खायर जो हैं वो हमने सऊदी अरेबिया से और IMF से उधार लेके रखे हैं। आप ज़रा सोचिए कि पैसे हम मांगेंगे सऊदी अरेबिया से और पैसे हम इकट्ठे करेंगे IMF, और उसके बाद उन पैसों का जाके रूसी तेल खरीदा जा सकता है। यानी कि ये सोचने से बाहर की बात है कि जिनसे पैसे आप ले रहे हैं वो सऊदी अरेबिया है, वो अमेरिका के वसाइल हैं, वो IMF है, और अब आप सोच रहे हैं कि उन पैसों को लेके जाएंगे और उससे रूसी तेल खरीद लेंगे, और वो भी ऐसा तेल जिसको हमारी अपनी रिफाइनरीज जो हैं वो अभी रिफाइन नहीं कर सकेंगी, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेडेशन का तो मामला पाकिस्तान में कोई तकरीबन 25 साल से चल रहा है। यहाँ पे पेट्रोल और खाम तेल के ऊपर खास तौर पे एक टैक्स लगाया गया था, और फिर रिफाइनरीज के कहा गया था कि उस टैक्स के नतीजे में आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो 25 साल से तो हो नहीं सका मामला। सही। अच्छा, दूसरी बात फरूख सलीम साहब ये भी बताएं कि हम ये तो बहुत कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि अगर भारत ने 2-3 अरब डॉलर का किया है तो वो तासुर इस तरह दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जैसे यही वो डिस्काउंट है जो वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, कंज्यूमर्स को भारत के अंदर। पाकिस्तान में इन एक्चुअल तेली कीमतों के हवाले से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपका जो ऑयल बिल है उस पर इम्पैक्ट कितना है? क्योंकि एक तजिया निगार से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमारा 500,000 बैरल पर डे का कंजम्पशन है, उस हिसाब से अगर 10% भी हम उनसे मंगा लेते हैं तो दैट मेक्स 50,000 बैरल्स पर डे, एंड दैट मतलब अप्रॉक्सीमेटली टर्न्स अराउंड $1.5 बिलियन पर ईयर, और उस पर अगर हम डिस्काउंट लगाते हैं तो वो तकरीबन 600 या ज़्यादा से ज़्यादा $700 मिलियन का है। तो जो ऑयल बिल है 20 अरब डॉलर का, वो 600-700 मिलियन का डिस्काउंट, वो कुछ भी अमाउंट नहीं बनती। तो यह हकीकत है कि अगर हमें मिल भी जाता है 10% तो वो इतना इम्पैक्ट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और ऑयल बिल पे नहीं पड़ेगा उसका। फरूख साहब देखिए, पहले तो बुनियादी बात है, अगर आपको मिल भी जाता है तो उसको रिफाइन क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे जी। बाकी जो आपने कैलकुलेशंस कर दी वो तो बहुत आगे की बात है। अभी तो आपके पास तेल रिफाइन करने का कोई तरीका कार मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर आप एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो रूसी तेल है ये यूक्रेन की जंग से पहले भी डिस्काउंट पे चलता था। ये हमेशा से डिस्काउंट पे चलता रहा है। ब्रेंट इससे महंगा होता है, और ये हमेशा से आपको 8 से 10 डॉलर फी बैरल जो है इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता था, और उसकी वजह यही थी कि इसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत हाई है। अब वो डिस्काउंट जो है यूक्रेन की जंग के बाद वो बढ़ गया है, तो डिस्काउंट तो इसमें हमेशा से था। अगर आपको पसंद था ये तेल तो ये जरूरी बात नहीं थी कि आप यूक्रेन की जंग का इंतजार करते और उसके बाद ये खरीदते। डिस्काउंट पे तो ये हमेशा से चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज सोचिए कि इस वक्त जो रूसी तेल है तकरीबन 70% ऐसी प्रोडक्शन है जिसके ऊपर कोई दुनिया का कोई मुल्क जो है वो बिड नहीं लगा रहा, जिसका मतलब ये है कि वो वैसे ही पड़ा है, जिसमें से तकरीबन 62 मिलियन टन इस वक्त शिप्स में भरा जा चुका है, और वो शिप समुद्र में घूम रही हैं या खड़ी हुई हैं, और उनको कोई खरीदार नहीं है, उनको कोई खरीदने वाला नहीं। फरूख साहब ये भी बताएं कि अब इस सूरत हाल के अंदर आखिरकार इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं? वो तेल पर सियासत कर रहे हैं, वो फॉरेन रिलेशंस पर सियासत कर रहे हैं, अब वो रूस के मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। तासुर यही है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है या जो भी साबित करना चाह रहे हैं कि अमरीकी गुलाम है, लेकिन इससे मुल्क का नुकसान कितना हो रहा है, इससे माशरे का, इससे आपकी पूरी मईशत का कितना नुकसान हो रहा है? ये आखिरकार क्या सियासत हो रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और इस बुनियाद पर ही चल रही है? फरूख सलीम साहब देखिए, ये क्रेडिट आप इमरान खान साहब को जरूर दें कि वो ऐसा चूरन बनाते हैं जो पाकिस्तान में बिकता है और पाकिस्तानी उस चूरन को खरीदते हैं। जो पहला चूरन आया था जो अमेरिका खिलाफ एक बयानिया था कि उसने हुकूमत उल्टा दी है। अब आप सोचिए कि लगभग 3 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा खरीदार जो है हमारी एक्सपोर्ट्स का वो अमेरिका है। वो 5 से 5.5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर की चीजें हमसे खरीदता है, और वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारा तकरीबन $1 बिलियन का सरप्लस
यानी कि हम उसको एक्सपोर्ट कम ज़्यादा करते हैं, उससे इंपोर्ट कम करते हैं। वाहिद मुल्क है दुनिया में, हम कोई 4 या 5 दर्जन ममालिक से तिजारत करते हैं, ये वाहिद मुल्क है जो हमें $1 बिलियन का सरप्लस देता है। अब अगर आप ये मन घड़त कहानियां बनाते हैं और बयानियां बनाते हैं, तो इसका नुकसान जो है उन 3 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर हो सकता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनका रात को चूल्हा जो घर पे जलता है वो इस बुनियाद पे जलता है कि आपकी 20% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका चली जाती है, आपकी कोई 34 से 35% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन जाती है। इन दोनों को अगर आप जमा कर लें तो आप गौर करें कि 55% इस मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो या अमेरिका और या यूरोपियन यूनियन जाती हैं। और अगर हम कोई मन घड़त बयानियां बनाते हैं अमेरिका के खिलाफ या यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, तो वो जो 3 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनके घर चूल्हा जल रहा है इस एक्सपोर्ट के नतीजे में, तो खतरा है कि उनका चूल्हा कहीं बुझ ना जाए। और फरोज साहब ये भी बताएं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे सामने है। तेल की कीमतों के हवाले से अगर यूरोपीय यूनियन के सैंक्शन जो कि सामने लग चुके हैं, कहा जा रहा है कि रूस तकरीबन 60% एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन को, तो ये जो तेल है जो रूस का, जो हम रूस से नहीं आ सकेगा, तो उस सप्लाई को और उस शॉर्टफॉल को शायद अमेरिका भी अभी पूरा ना कर सके, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कोई भी मुल्क इतना जल्दी ना बढ़ा सके, तो ये तेल की जो मंडी है आलमी, वहां पर ये कीमतें कहाँ जाएंगी, पाकिस्तान पर इसका असर क्या पड़ेगा, और फिर यहाँ जो सियासत हो रही है उसका नुकसान अलग है, और फिर ये आलमी सतह पर जो होगा ये कितना बड़ा शॉक होगा जो आगे हमें नजर आ रहा है मीशत के ऊपर हमारी। सैफान साहब, तेल की कीमत फ्यूचर में क्या होगी, दैट्स $1 बिलियन क्वेश्चन, ये किसी को मालूम नहीं है। इसके ऊपर $1 बिलियन का सट्टा चलता है। कुछ लोग सट्टा लगाते हैं कि तेल की कीमत कुछ नीचे आ जाएगी क्योंकि अब इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी हैं और तेल की खपत जो है दुनिया में वो कम हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन और रूस की जंग के बाद जो है वो बहुत ही शदीद किस्म की कमी आ जाएगी आलमी मंडियों के अंदर और इसकी कीमत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो इसको प्रेडिक्ट करना तो तकरीबन नामुमकिन काम। लेकिन जो शॉर्टफॉल आएगी वो शॉर्टफॉल पूरी कौन सा मुल्क करेगा? जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद कहाँ से फिर तेल इंपोर्ट होगा? आपको बज़ाहिर फौरी तौर पर ये क्या नज़र आता है, जो सप्लाई डिमांड गैप है ये बढ़ता हुआ नज़र आता है, और इसका इम्पैक्ट इमीडिएट क्या होगा प्राइसेस पे? फारूक साहब, पाकिस्तान का चाहे वो तिजारती खसारा हो, जो हमारी डिपेंडेंस है एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, यानी कि हम कोई 22-23 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट कर लेते हैं, 3-4 बिलियन डॉलर की LNG इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर 2-3 बिलियन डॉलर का कोयला इंपोर्ट हो रहा है। समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस के ज़खायर मौजूद हैं और जो तेल के ज़खायर मौजूद हैं उनको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाता। यानी कि जितनी भी तेल की कंपनीज थी उनको हमने पाकिस्तान से भगा दिया है। मुझे याद है कि एक इटालियन कंपनी पाकिस्तान में आई थी और उसने $8 का यूनिट जो है वो गैस का, शेल गैस का निकालने की हुकूमत पाकिस्तान को ऑफर दी थी, लेकिन हमने वो ऑफर कबूल नहीं। देखिए, तरीका एक ही है, एनर्जी तो पाकिस्तान को चाहिए ही चाहिए। 5 से 6 लाख बैरल जो है वो रोजाना का तेल चाहिए, और अगर तो हम आलमी मंडियों पे डिपेंडेंट रहेंगे जिस तरह हम हैं, तो फिर तो हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है, जो तजारत का खसारा है, वो कभी भी काबू में नहीं आ सकेगा। तो इस पे गौर व खौस क्यों नहीं करती हुकूमत के पाकिस्तान के अंदर जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है वो तकरीबन अब ना होने के बराबर है। हालांकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा रियासती इदारा है जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, उसने सर्वे किया है पाकिस्तान में, और वो ये कह रहा था, ये दिस इज अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ सालों की बात है, और उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम उसके 60 साल के फ्यूचर के तेल के ज़खायर मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो 60 साल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसी तरह गैस के हवाले से कोई तकरीबन 55 साल के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उस तरफ कोई हुकूमत जो है वो एक्सप्लोरेशन की तरफ गौर व फिक्र नहीं करती। लेकिन फारूक साहब, अनफॉर्चुनेटली सियासत जहाँ ले गई है, जिस नहज पे सियासत चली गई है, जहाँ पर इस मईशत को, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, आपको लगता भी है कोई भी हुकूमत आती है वो इस वक्त कोई रिफॉर्म, कोई नया काम कर सकेगी जिस तरह सियासत आ चुकी है, खासतौर पर जिस नहज पे सियासत पहुंच चुकी है? फरोज अली साहब, देखिए, बड़ा बुनियादी नुक्ता आपने उठाया है, और वो बुनियादी नुक्ता है कि मईशत और रियासत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है, एक बड़ा गहरा ताल्लुक है,
बहुत सारी रिसर्च जो है वो हमें इकोनॉमिक लिटरेचर के अंदर मिलती है। IMF ने कोई तकरीबन 140 ममालिक के ऊपर रिसर्च की है और उसका नतीजा ये निकाला है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है मुल्क के अंदर तो फिर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब पाकिस्तान पे अगर आप गौर कीजिए तो दो बयानिए इस वक्त चल रहे हैं। एक तो बयानिया है मईशत को बेहतर करने वाला और दूसरा बयानिया है खाना जंगी का, जो PTI और इमरान खान साहब और उनकी आला तरीन क़यादत जो है वो खाना जंगी का बयानिया लेके मुल्क में फहरा रहे हैं। अब ये दोनों बयानिए जो हैं ये इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते एक ही मुल्क के अंदर, इनमें से दोनों में से एक को दफन करना होगा। अब ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, पाकिस्तान की जो रियासत है उसने ये फैसला करना है कि क्या खाना जंगी के बयानियों को दफन करना है या मईशत के बयानियों को दफन करना है। और दूसरी बात मुझे फरूख साहब ये भी बताते जाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते डिस्क्रेडिट कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके फॉलोअर्स हैं, इमरान खान साहब की एक बेस है। ये जो खत लिखा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 30 मार्च को, इसके रिमाइंडर के तौर पे पेट्रोलियम डिवीजन ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को 2 बार रिमाइंड कराया कि आखिर कोई ऑफर आई या नहीं आई। सर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, ये सिर्फ इमरान खान या हमाद अजहर तो नहीं बल्कि पूरी स्टेट मशीनरी होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी। इतना बड़ा फैक्ट कि हम रशिया के तेल को यहाँ रिफाइन ही नहीं कर सकते, ये कोई ऐसी बात नहीं होगी जो शायद सिर्फ 1-2 लोगों को, ये सबको पता होगी। फिर ये खत लिखा क्यों गया? उस वक्त तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या क्या वो भी सियासत थी? खत लिखना भी सियासत थी क्या? ये खत लिखा क्यों गया? इसके रिमाइंडर्स क्यों भेजे गए? पेट्रोलियम डिवीजन क्यों इस पे सीख कर रहा था कि इसका जवाब क्या आया? तो ये सब क्यों हो रहा था फरूख सलीम साहब? ये क्या इनके इल्म ही नहीं था कि हम खत लिख रहे हैं हुकूमत को, एक G2G एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी नहीं रिफाइन करने की? फरूख साहब देखिए सफान साहब, इसका जवाब तो खत लिखने वाला जो है वो आपको दे सकता है जी। मेरे इल्म के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का जो दौरा था रशिया का, उसके तकरीबन 3 या 4 हफ्ते के बाद ये खत लिखा गया जी। उस वक्त वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो मूवमेंट थी वो काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो क्या सराई मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसका जवाब जो है वो लिखने वाले से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। सही है, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आते हैं नाज़रीन वापस। अहम तरीन सवालात हैं इमरान खान साहब का, एक और क्या मुंह के बल गिरने वाला है? ये एक और बयानिया क्या फिर से झूठ पर मबनी है? क्या फैक्ट से बिल्कुल हटकर है? ये बड़े अहम सवालात हैं। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आपको जाते जाते इस प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब का इंटरव्यू का एक क्लिप छोटा सा फिर दोबारा सुनाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या डील थी और क्या साबका हुकूमत ने खत लिखा था CNN को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो कल से ज़ेरे बहस है। लेट्स सी दिस ऑल्सो कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स तो नाज़रीन, ये इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से जो आपने देखा कि क्या कह रहे थे, एक बार फिर आपको जाते जाते बताते जाएं, जो रिलायंस और नयारा एनर्जी इंडियन कंपनीज़ हैं, यानी इन्होंने जो भी इस वक्त ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया है, ये डिस्काउंटेड जो ऑयल उन्होंने ख़रीदा है, ये वहाँ की डोमेस्टिक सेल